Best for home science. हेलो फ्रेंड्स, मैं रीना स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट में। दोस्तों, क्लास 12th में चल रहा था आपका संतुलित आहार, जिसमें मैंने आपको संतुलित आहार में आपका सेकंड चैप्टर है, ये 12th के बच्चों का ये सेकंड चैप्टर है, जिसमें मैंने आप लोग को संतुलित आहार का अर्थ, परिभाषा और प्लस उसमें हमने आप लोग को पढ़ा दिया था कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक, अब देखिए आपका उसी के आगे यानी संतुलित आहार का सेकंड पार्ट जो है, इसमें हम आप लोग को पढ़ाएंगे संतुलित आहार के आयोजन के लिए विभिन्न आहार समूह। क्या पढ़ाएंगे? संतुलित आहार के आयोजन के लिए विभिन्न आहार समूह। देखिए दोस्तों, इसमें टाइपिंग जो है थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो इसको हम लोग जूम करके देख लेंगे। देखिए इसमें एक समूह आता है। समूह बोले तो जैसे कि आप लोग का कहने का मतलब है बेटा, चूँकि देखिए संतुलित आहार, अगर हमको एक संतुलित आहार बनाना है तो इन्होंने क्या किया है कि कई समूहों में इसे विभाजित कर दिया। जब हम आहार आयोजन करेंगे तो इन जो भी 7 आपके समूह दिए गए हैं, तो इन 7 समूह में से एक एक आपको हर एक खाद्य पदार्थ को उसमें शामिल करना होगा। जब आप इसको शामिल करोगे तभी आपका ये एक क्या होगा, एक संतुलित आहार परफेक्ट तैयार होगा। तो देखिए संतुलित आहार संबंधी शरीर के संपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करना है कि हमें समुचित मात्रा में पोषक तत्वों को लेना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, अब इन्हीं पोषक तत्वों को जब हमें पूर्ति करना है तो हम क्या किए, अनेक खाद्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं। ठीक है, और ग्रहण करना है जब विशेषज्ञों ने क्या किया कि इन्हीं सभी सामग्रियों को समूहों में विभाजित कर दिया। समूहों में तो पहले समूह में इन्होंने क्या रखा है, पहला समूह हरी व पीली सब्जियां तथा फल। ठीक, पहले समूह में इन्होंने क्या रखा कि जो हरी और पीली सब्जियां और फल होते हैं। ठीक है, तो प्रथम आहार समूह का निर्धारण देखिए मुख्य रूप से विटामिन ए, सी, लोहे खनिज तथा विटामिन B2 राइबोफ्लोविन। ठीक, तो B2 का मैंने आप लोग को बताया है, B2 को राइबोफ्लोविन भी कहते हैं। ठीक, तो इसकी प्राप्ति के लिए इन्होंने इसे विभिन्न समूहों में विभाजित किया है। ठीक, पीली सब्जियां आपका फलों को सम्मिलित किया है इन्होंने। देखिए सभी प्रकार की सब्जियां, जैसे आपकी साग हो गया, पुदीना हो गया, हरी धनिया हो गई, मटर हो गया, काशी फल हो गया, सेम हो गया, शकरकंद, मूली, गाजर। ठीक, ये सारे आपके क्या आ जाएंगे, फल आ जाएंगे, सब्जियां आ जाएंगे। उसी प्रकार इसमें कुछ फल को इसमें मैनेज किया गया है, ऐड किया गया है। जैसे आपका क्या हो गया, आम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आम हो जाएगा आपका। ठीक है, आम हो गया, पपीता हो गया, तो ये सारे क्या कहते हैं, पपीता हो गया आपका। ठीक, पपीता ले लीजिए, ये आपका पीला फल हो गया, आम आपका पीला फल हो गया, मौसमी फल हो गया। ठीक, इन सभी समूहों को इन्होंने क्या कहा कि नितान रूप से इसे अपने भोजन में सम्मिलित करना चाहिए, जिससे आपको विटामिन A, B2 और विटामिन C प्लस लोहा आयरन आपको खनिज लौह प्राप्त हो जाए। इस दृष्टि से आपके पहले समूह का निर्माण किया गया। ठीक, अब हम लोग देखेंगे दूसरा समूह। दूसरे समूह में इन्होंने क्या रखा है, खट्टे रसीले फल तथा सब्जियां। ठीक, खट्टे रसीले फल तथा, देखिए यहाँ पे फल लिख लीजिएगा, फल है ये, पर नहीं, फल तथा सब्जियां। ठीक, तो दूसरे समूह में इन्होंने क्या रखा है कि फल और खट्टे सब का चयन किया है, जिसमें आपको विटामिन C मिलेगा। विटामिन C का वैज्ञानिक नाम क्या है, विटामिन C को क्या कहते हैं, विटामिन C आपका होता है स्कर्विक एसिड। क्या होता है, स्कर्विक एसिड। ठीक, ठीक है, स्कर्बिक एसिड हो गया। अब उसके बाद आपका देखिए स्कर्बिक एसिड इसका नाम होता है, और ये अच्छे स्रोत भी होते हैं। इसमें आपका आ जाएगा अनानास, जैसे कि क्या हो जाएगा आपका, अनानास हो गया,
अनानास हो गया आपका, ठीक है, अमरूद हो गया, अमरूद हो गया आपका, आंवला हो गया, नींबू हो गया, ठीक। तो ये सब क्या है, ये खट्टे फल के एक अच्छे स्रोत होते हैं जिससे आपको विटामिन सी प्राप्त हो जाती है। सब्जी में वही आपका पत्ता गोभी हो गया, हरा प्याज हो गया, सहजन हो गया, ये सारे सम्मिलित होते हैं। और इनको क्या करना है, हमें अपने दैनिक आहार में इसको शामिल करना है, इसका प्रतिनिधित्व करना है, जिससे हमें विटामिन सी अच्छी मात्रा में प्राप्त होता रहे। तो दूसरा समूह किस लिए तैयार किया गया है, विटामिन सी के लिए। किसके लिए, विटामिन सी के लिए आपका दूसरा समूह होगा, ठीक है। अब आपका आता है तीसरा समूह। क्या आता है आपका, तीसरा समूह आता है। तीसरे समूह में आलू क्या रखा गया है तीसरे समूह में आपका, आलू हो गया, फल हो गया, ठीक, आलू, फल तथा अन्य सब्जियों को रखा गया है, ठीक। यहाँ पे अन्य कर दीजिए, अन्य सब्जियों को रखा गया है। तो आहार के तृतीय समूह के निर्धारण में हम लोग ने, इन्होंने क्या किया है, उनको चुना है जिसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाएगा तीसरे समूह में, तीसरे समूह में आपका हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, ठीक। तो कार्बोहाइड्रेट इसमें आपका तीसरे समूह में कार्बोहाइड्रेट की प्राथमिकता दी गई है। ये अच्छे स्रोत होते हैं, जैसे आपके शकरकंद हो गए, आलू हो गए, चुकंदर, खीरा, भिंडी, बैगन, फूल गोभी, ये। और आपके अगर फल में देखा जाए, वहीं पे आपकी कुछ जो सब्जियां होती है, जैसे खजूर, केला, अंजीर, तरबूज, खरबूजा, सेब, इन सब में आपके कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में प्राप्त हो जाते हैं। तो तीसरे समूह में किसकी प्राथमिकता रखी गई है, किसको शामिल किया गया, कार्बोहाइड्रेट की, ठीक। अब देखिए वहीं पे हम लोग को देखना है चौथा समूह। चौथे समूह में आपका दूध से निर्मित पदार्थ को रखा गया है। तो दूध जहाँ भी आता है, आपने तुरंत समझ गए होंगे कि प्रोटीन की प्रधानता यहाँ पर दी गई। किसकी, प्रोटीन की, ठीक। प्रोटीन की प्रधानता यहाँ पे इन्होंने दी। चौथे समूह में आपका क्या हो जाएगा, प्रोटीन, ठीक। तो प्रोटीन हो गया आपका कैल्शियम, दूध में कैल्शियम, फास्फोरस भी होता है, विटामिन ए, विटामिन B1, B2, ठीक, थायमिन तथा राइबोफ्लोविन, ये सारे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं और इनको अपने दैनिक आहार में जरूर शामिल करना चाहिए या इसका प्रतिनिधित्व देना चाहिए। अब देखिए वहीं पे अब आपका आता है कौन सा समूह, अब आप पढ़ेंगे पांचवा समूह। पांचवा समूह में इन्होंने रखा है मांस, मछली, अंडा तथा दालें, ठीक। अब देखिए इन समूह का निर्धारण भी क्या है, प्रोटीन के लिए किया गया। उसमें कई तत्व थे, लेकिन ये जो तत्व आते हैं ये सिर्फ प्रोटीन के लिए आते हैं। तो इसका निर्धारण किसके लिए किया गया, पांचवें का, प्रोटीन के लिए। किसके लिए, प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो इसमें प्रोटीन की प्रधानता दी गई, इससे अच्छी स्रोत है, ये प्राप्त हो जाता है। जो है प्राणी जगत से जो भी मांस, मछली तथा अंडे सम्मिलित होते हैं, इनमें वनस्पति जगत, सोयाबीन, दालें, सूखी मटर हो गई, सेम हो गया तथा मेवे हो गए। और शाकाहारी मांसाहारी व्यक्तियों की रुचि के अनुसार होता है कि वो क्या खाते हैं, ठीक है। शाकाहारी है तो आप इस प्रकार के तत्व लेंगे आपके, जैसे कि दालें हो गई, सूखी मटर, सेम हो गए, ठीक है, मेवे हो गए, तो ये सब लेते हैं। तो ये अच्छे स्रोत होते हैं प्रोटीन के लिए। तो इस पांचवें समूह से भी हमें कुछ ना कुछ अपने खाद्य पदार्थ में शामिल करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे छठा, ठीक। छठे समूह में इन्होंने क्या रखा है, खाद्यान्न तथा संबंधित भोज्य पदार्थ। खाद्यान्न से संबंधित भोज्य पदार्थ को इन्होंने रखा है, जिसमें आपका विटामिन B प्लस फास्फोरस अच्छी मात्रा में आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे आपके गेहूं के आटे हो गए, क्या हो गए, गेहूं के आटे हो गए, ठीक, गेहूं के आटे हो गए, आपके रोटी होता है मक्का, चावल, बाजरा, ठीक। इन सभी समूहों को इसमें रखा गया है। खाद्यान्न है तो इन्हीं को रखा जाएगा। तो इसमें से हमें अपने भोजन में शामिल करना होता है। अब आपका आता है लास्ट और सातवां लास्ट, ठीक। सातवां समूह में घी, तेल तथा शर्करा रखा गया है। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे कि ये वसा के अच्छे स्रोत होते हैं, जिसमें आपके मक्खन हो गए, घी हो गए, तिलहन हो गए आदि को शामिल करना चाहिए या महत्व देना चाहिए अपने दैनिक आहार में।
अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे देखिए मानव शरीर व ऊर्जा, मानव शरीर में किस तरह से ऊर्जा काम करता है, ह्यूमन बॉडी एंड एनर्जी। ठीक है, तो ये हमको देखना है कि ये किस तरह से अपना कार्य यहाँ पे करता है। देखिए ऊर्जा के संदर्भ में मानव शरीर की तुलना एक इंजन या मोटर गाड़ी से, ठीक, मोटर गाड़ी से की जा सकती है। जिस प्रकार एक इंजन के गतिशील होने में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार और जिसे वह कोयला, पेट्रोल या बिजली से प्राप्त करता है, उसी प्रकार क्या है उसी प्रकार मानव शरीर भी क्रियाशील रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिसे वह भोजन से प्राप्त करता है। इन्होंने एक उदाहरण दिया है, क्या दिया है, इन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जिस प्रकार एक इंजन को चलाने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार और उस ऊर्जा को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, कोयला, पेट्रोल, डीजल, बिजली से प्राप्त करते हैं। ठीक है, और मानव शरीर को भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो मानव अपनी उस ऊर्जा की प्राप्ति के लिए वो क्या करता है, भोजन करता है। भोजन से ही उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, लेकिन देखिए किंतु मानव शरीर तो जीवन प्रयत्न सोते, ठीक, क्या है, जीवन प्रयत्न क्या करता है, ये देखिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, इसको एक सेकंड, ठीक, जीवन प्रयत्न जागते, उठते बैठते निरंतर कुछ ना कुछ कार्य करता रहता है। अतः वह चाहे कितना भी काम कर ले, बिल्कुल भी ना करे, उसे आंतरिक कार्यों के नियंत्रण, क्रियाशील रहने की सदैव ऊर्जा की आवश्यकता होती रहती है। ठीक, कभी कम तो कभी अधिक। इसके अतिरिक्त सर्दी से शरीर को बचाने के लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार शरीर की कुल 4 शब्दों को पूरा 4 जो है कुल 4 आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, शब्दों नहीं, वो यहाँ पे ये कर लीजिए, 4 आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो कहने का मतलब इतना है बेटा कि जिस प्रकार एक गाड़ी को चलाने के लिए, एक इंजन को चलाने के लिए हमें उसे ऊर्जा देना होता है, चाहे हम वो कोयला से दें, चाहे उसे इलेक्ट्रॉनिक कोई प्रेशर दें या पेट्रोल से चल रहा हो, तो उन सबको चलाने के लिए उसी प्रकार हमारे शरीर को भी, हमारा शरीर भी नियंत्रण कार्य करता रहता है। चाहे वो आप सोते रहो तो, जागते रहो तो, पढ़ते लिखते, हर समय हमारा शरीर भी कार्य करता रहता है, आंतरिक कार्य रहता है। आप बाह्य कार्य नहीं कर रहे हो, सो रहे हो, तब भी शरीर में आंतरिक कार्य चल रहा है। तो उसके लिए भी आपको, हम सोते भी रहते हैं तब भी हमारा शरीर आंतरिक जो कार्य होते हैं, जैसे आपका श्वसन क्रिया हो गया, रक्त परिसंचरण हो गया, ठीक, तो ये सारे कार्य होते रहते हैं, जिसके लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इन्हीं ऊर्जा को पूरा करने के लिए हमें एक संतुलित आहार की आवश्यकता होती है। देखिए इन्होंने जिक्र किया है कि 4 आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें भोजन ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो चलिए देखते हैं वो कौन से कार्य हैं। ठीक, देख लेते हैं। देखिए इन्होंने कार्य दिया है, आपके 2 प्रकार के कार्य होते हैं, एक ऐच्छिक कार्य होते हैं, एक अनैच्छिक कार्य होते हैं। इससे आप लोग जानते हुए होंगे। ऐच्छिक कार्य वो कार्य होते हैं जो हम अपनी इच्छा के अनुसार करते हैं। ठीक, जैसे कि हमें दौड़ना हो गया, चलना हो गया, कोई अन्य कार्य करना हो गया, तो हम अपनी इच्छा, अगर मेरा इच्छा है तो हम दौड़ेंगे, चलेंगे और कार्य करेंगे। तो ये ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। इन कार्य को भी करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, और उसी प्रकार आपका अनैच्छिक कार्य वो होते हैं जो हमें, जिस पे हमारा कोई वश नहीं होता है, वो अपने आप करते हैं। जैसे आग के प्लग का झपकना हो गया। ठीक है, रक्त, देखिए पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया, हृदय का धड़कना। ठीक है, तो ये शरीर के ताप का नियमन, भोजन के पाचन व शोषण के लिए, ये क्या है, अनैच्छिक कार्य है। और इन सब कार्यों को करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए ऊर्जा किसे कहते हैं, देखिए कैलोरी या ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा ही आपको कैलोरी कहा जाता है। और ऊर्जा को मापने का जो एक यंत्र होता है, या जिस माप में हम उसे नापते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कैलोरी कहते हैं। ठीक है, देखिए शरीर की ऊर्जा के संबंध में कैलोरी का विशेष महत्व होता है। कैलोरी का अर्थ, सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, कैलोरी का अर्थ। जिस प्रकार कपड़ा मापने के लिए मीटर, सेंटीमीटर तरल पदार्थ को मापने के लिए, ठीक है, और लीटर हम लोग क्या, ठोस वस्तु को मापने के लिए किलोग्राम आदि का प्रयोग करते हैं,
उसी प्रकार शरीर की ऊर्जा मापने का पैमाना क्या होता है? कैलोरी कहलाता है। शरीर के ऊर्जा को मापने का पैमाना आपका क्या कहलाता है? कैलोरी कहलाता है। ठीक है, ऊर्जा कैलोरी कैलोरी क्या होता है? ऊर्जा कैलोरी इकाई है, कैलोरी का इकाई है, यहाँ पे ई कर दीजिए, इकाई में मापा जाता है। ठीक है, यानी कि ऊर्जा को कैलोरी के इकाई में मापा जाता है। जिस प्रकार 1 लीटर या 1 मीटर या 1 लीटर होता है, उसी प्रकार कैलोरी का भी इकाई है। इकाई, इसको बार बार इकाई कर लीजिए, मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। इकाई होता है 1 कैलोरी। ऊर्जा वह इकाई है जो 1 लीटर जल के माप को 1 सेंटीग्रेड तक बढ़ा दे। ठीक, इस प्रकार भोजन से प्राप्त तत्वों से प्राप्त कैलोरी निम्न प्रकार है। जैसे 1 ग्राम वसा से हमें कितनी कैलोरी प्राप्त होती है? 9.0 कैलोरी हमें प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा से। वहीं पे अगर हम लोग देखते हैं 1 ग्राम अगर हम प्रोटीन लेते हैं तो उससे 4.1 कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, और अगर उसी जगह पे हम लोग देखते हैं कार्बोहाइड्रेट, अगर 1 ग्राम हम लोग कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं तो उससे सेम जितना हमें प्रोटीन से ऊर्जा प्राप्त हुआ 4.1 कैलोरी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक, तो इस प्रकार से आपका ये कैलोरी हो गया। अभी ये चैप्टर अभी आप लोग का बहुत लॉन्ग है, तो मैं इसे अगले पार्ट में और आगे आपको पढ़ाने की कोशिश करूँगी। आप लोग इसको पढ़िए अच्छे से, पूरा एंड तक इसको पढ़िए और क्या कहते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारे बीए के बच्चे पढ़ रहे हैं तब उनके लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो मेरे बीए के बच्चे हों या टीजीटी, पीजीटी या नेट के हो। मैं इसको इसलिए आपको थ्योरी में पढ़ा रही हूँ। देखिए, थ्योरी चाहे वो इंटर लेवल का अगर पीजीटी टीजीटी के बच्चे हैं, ठीक है, तो अगर उनको वो ध्यान दें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पुटअप किया जाता है तो वो इंटर और बीए से ही पुटअप किया जाता है। तो आपका ये इंटर का है, इंटर का सिलेबस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे टीजीटी, पीजीटी और नेट के बच्चों के लिए। तो वो भी बच्चे हमारे इस वीडियो को अच्छा से पूरी वीडियो देखें और इसको लाइक करें। जो बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। ठीक है, अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।